हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सु संध्या। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? तो भाई आप लोग अपना कॉस्टिंग का पेपर देकर के आ चुके हो और नाउ हमको लगना है अपनी तैयारी में, यानी कि ऑडिट की तैयारी के अंदर आप लोगों को लगना है। तो भाई आज का ये जो बहुत छोटा सा पहला सेशन जो है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि यार ऑडिट का पेपर अपने को आखिर करना कैसे है। भाई एग्जाम के अंदर अगेन अपना सेकंड ग्रुप का ये वो सब्जेक्ट है जहां पे आप लोगों को केस स्टडीज वाले क्वेश्चन करने हैं, जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। तो आखिर क्या तरीका रहेगा पेपर को करने का, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या कुछ अपन करने वाले हैं, बराबर। तो उस पर हम लोग बहुत फटाफट से बच्चे लोगों आप लोग तैयारी शुरू करो, उससे पहले इस पर फटाफट से बात कर ली जाए। चलिए जी, तो शुरू करते हैं बच्चे लोगों कि अपने को करना कैसे है। आप लोग जानते हो पेपर का पैटर्न जो है वो आपके दो टाइप में डिवाइडेड है ना। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज रहने वाले हैं। एमसीक्यूज का नाम सुनते ही तो भाई लॉ के पेपर की याद आ जाती है वाकई के अंदर, है ना। तो खैर हम ये मान के चल रहे हैं कि यार उसके बाद वाले पेपर जो हैं उसके अंदर एमसीक्यूज नॉर्मल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यार ऑडिट वाला पेपर जो है वो भी होप्स हो कि यार बढ़िया ही आने वाला है और अच्छी तरह से पेपर हमारा हो जाए, बराबर। तो एमसीक्यूज जो हमारे हैं बच्चे लोगों, यहाँ पे 30 मार्क्स के एमसीक्यू है, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। केस सिनेरियो एमसीक्यूज और जनरल एमसीक्यूज दोनों ही इसके अंदर कवर हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पेपर अपना 70 मार्क्स का है। अब यहां पर यार थोड़ा सा ये अपन सोच सकते हैं कि यार पहले कौन सा पेपर सॉल्व किया जाए, थोड़ा बहुत एक बार नजर डाल ली जाए एमसीक्यूज के ऊपर और क्यों ना पहले डिस्क्रिप्टिव वाला किया जाए। अब यू विल डिसाइड, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। लेकिन ऐसा हो गया कि यार अपने को लग रहा है डिस्क्रिप्टिव वाला ज्यादा संभल रहा है अपने से पेपर, और एमसीक्यूज अगर ज्यादा बड़े दिख रहे हैं इस बार से, तो आप क्या कर सकते हो कि पहले डिस्क्रिप्टिव वाले कुछ पेपर के ऊपर आइए, अच्छा खासा पोर्शन उसका तैयार हो जाए, देन अपन एमसीक्यू वाले पोर्शन के ऊपर आ सकते हैं। ऐसा आप पेपर देख करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाने वाले हो। लग रहा है कि नहीं यार एमसीक्यू बहुत मैनेजेबल दिख रहे हैं अपने को, आराम से दिख रहे हैं, तो पहले एमसीक्यू टारगेट करिए, फिर आप डिस्क्रिप्टिव पे आइए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। हमेशा की तरह 6 क्वेश्चंस रहेंगे बच्चे लोगों, जैसा नॉर्मल पैटर्न हमारा आता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा और जनरली होता है कि एक आध क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस भी आती है। अब सीन ऐसा है बच्चे लोगों कि जैसा आप लोगों को लॉ में भी बताया गया था कि जो भी क्वेश्चन आपको करना है सीक्वेंस मेंटेन करोगे। सीक्वेंस मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया कि यार जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, आपको जो क्वेश्चन पहले आता है वहां से स्टार्ट करिए, लेकिन उसके इंटरनल सारे पार्ट कोशिश करिए कि आपको एक साथ ही करना है। सेकंड क्वेश्चन उठाया तो उसके तीनों पार्ट साथ में करो, फोर्थ उठाया तो उसके तीनों पार्ट साथ में करो, लेकिन सीक्वेंस आप पहले फोर्थ कर रहे हो, फिर थर्ड कर रहे हो, फिर फिफ्थ कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनल सीक्वेंस आप लोगों को एक जैसी एक साथ ही करनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब बच्चे लोगों ऑडिट के पेपर में आप लोग जानते हो लैंग्वेज का रोल कितना है, कीवर्ड्स का रोल बहुत ज्यादा है ना। मींस देखो यहां पे बहुत सीधी सी चीज मैंने लिख दी है कि यार आप लोग इंस्टेड ऑफ लेमन लैंग्वेज यूज करो कीवर्ड्स अपने आंसर्स के अंदर। कोशिश करो कि आपके कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा आ जाए, और जहां आपको लगता है यार कीवर्ड्स हैं, है ना, जो टेक्निकली कीवर्ड्स, में कुछ एग्जांपल आपको देने वाला हूं, है ना, कि यार कीवर्ड्स आप लोगों को लिखने चाहिए जो आईसीए ने अपने स्टडी मैट में भी बहुत जगह दे रखे हैं। आरटीपीज आप लोगों ने इतनी कर ली, अब तो इतने आंसर्स आप लोगों ने किए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर हम लोगों ने मिलकर किए हैं, ठीक है। तो उन सब पे आप लोग क्या कर सकते हो बच्चे लोगों, बढ़िया तरीके से यहाँ पे उन कीवर्ड्स को ध्यान में रख करके वो आप जरूर वहां पे लिखो, है ना, क्योंकि ये कीवर्ड्स जो हैं वही कॉपी चेकर को बढ़िया इंप्रेस भी करेंगे और ऑडिट के अंदर अपने को मार्क्स भी दिला देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिया, आप लिखते हो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी जगह अपना एक कॉमन वर्ड है बच्चों लोगों, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गॉट दी एश्योरेंस की जगह ऑब्टेन एश्योरेंस हमने लिख दिया, है ना। डन ऑडिट वर्ड ही नहीं होता, कंडक्ट दी ऑडिट अपन ने लिखा है ना। फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन जो अपन यहाँ एक वर्ड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलायबल और नॉट, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये कुछ कॉमन वोकैबुलरीज आपको मैंने एग्जांपल में दिया है, ये आप लोगों को अपने एग्जाम में यूज करना चाहिए। देखो इतना ज्यादा लैंग्वेज का रोल नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कीवर्ड्स आपके आंसर में दिखेंगे तो आप लोगों को मार्क्स वहां पे बढ़िया मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और अब सेंटेंस का फॉर्मेशन तो आप जैसा प्रैक्टिस आप लोगों ने अब तक कर रखी है उस हिसाब से आपका बढ़िया काम हो जाएगा। अब आंसर के प्रेजेंटेशन को लेकर के कुछ मिथ और कुछ रियलिटीज पे बात करूंगा मैं आपसे। अच्छा, यहां सेशन के एंड में मैं आप लोगों को कुछ वो टॉपिक्स भी बता दूंगा कि जो सीक्वेंस में आप लोग अपनी तैयारी को कर सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर का प्रेजेंटेशन बच्चे लोगों को एक सवाल आता है कि भाई आपको पॉइंट्स में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नाउ टाइम अगर हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस भी है तो हम आंसर को पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। वैसे तरीका होता क्या है कि अगर क्वेश्चन में बच्चे लोगों को एक्सप्लेन वर्ड आ रहा है, डिस्क्राइब करने के लिए आ रहा है, एनालाइज करने के लिए आ रहा है, तो नॉर्मली पॉइंटर्स में कम ही लिखा जाता है।
ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन में एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लिया, कोई चीज का प्रोसेस पूछ लिया, लिमिटेशन जैसे अपन पूछते हैं, तो आप पॉइंटर्स में दे सकते हो। लेकिन एक चीज बोलूंगा, पॉइंटर्स में भी दे रहे हो तो भी क्या करो यार, कीवर्ड जरूर यूज करो। और सबसे बढ़िया बात बच्चों, अंडरलाइन कर दो कीवर्ड्स को, तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन कर दो। जो भी आपके क्वेश्चन का कंक्लूजन आ रहा है उसको भी अंडरलाइन कर दो, तो आप लोगों को बढ़िया एडवांटेज उसका मिल जाएगा। ठीक है। फिर एक सवाल मेरे पास और आता है, सर चार्ट बना सकते हैं क्या वहां पे, मेकिंग चार्ट इन योर आंसर शीट एनहांस द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। बट ऑब्वियस है बढ़िया अपीलिंग कर सकता है वो आपके कॉपी चेकर को, तो आप बिल्कुल अगर चाहें तो छोटा प्रेजेंटेशन आपने दिया, फिर आप चार्ट फॉर्म के अंदर आंसर को लेके आ गए, तो वो भी कई बार अपील कर जाएगा एक प्रॉपर आंसर के साथ में बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना। ठीक है। तो ये कुछ की गाइडलाइंस हैं जिनको आप अपना ऑडिट का पेपर करते वक्त में फॉलो करने वाले हो। अच्छा, अब सीन ऐसा है बच्चों, स्टडी प्लान में ऐसा करना चाहिए आप लोगों को प्रैक्टिकली कि जो चैप्टर थोड़े सिंपल भी और अच्छे मार्क्स वाले हैं, है ना। जैसे नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, आप जानते हो वैसे भी बच्चों ये दो चैप्टर हमारे साथ में पढ़ने के, है ना। स्ट्रेटेजी वाला चैप्टर इजी पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन वाला तो बहुत छोटा है। ये दो चैप्टर बड़े हैं लेकिन इनका कॉम्बो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ऐसे 500 की सीरीज आपकी कवर होती है ना। उसके बाद में 260 265 भी कवर हो जाता है, 610 भी कवर हो जाता है। तो ये वाला पार्ट जब आप करते हैं ना, तो एक बहुत बढ़िया लेवल की तैयारी तक आप लोग पहुंच जाते हैं। सोच के चल रहे हैं 11 चैप्टर्स तुमको करने हैं, है ना। ये इतना पोर्शन करते ही अपने सामने एक बढ़िया सा मार्किंग आ जाता है कि यार एक कंफर्टेबल तरीके से हम लोगों ने अच्छा मार्किंग कर लिया है। ठीक है, अच्छी तैयारी कर ली है ना। उसके बाद बच्चों मुझे लगता है सेकंड प्रायोरिटी में आपको क्या करना चाहिए। अब ये चैप्टर को लेकर के बहुत भारी भरकम माना जाता है, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर इतना बड़ा चैप्टर है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो भाई देखो, दो तरीके, एक तो वैसे तो अब बहुत चीजें आपके पास में अवेलेबल हैं, मैराथन आप लोग देखोगे, वो देखोगे हमने एक ऑडिट सूत्र करके पूरी सीरीज कर रखी है, आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा बच्चे लोगों, बढ़िया चीज हमारी क्या है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप चाहें तो क्वेश्चन बेस्ड तैयारी कर सकते हैं, या तो कोई वन शॉट देख लो भाई उसका, है ना, या क्वेश्चन बेस्ड तैयारी कर लो यार, तो बेटर रहेगा। क्योंकि अक्सर इससे घबराहट हो जाती है, सर 12 से 20 नंबर है, सर इतना बड़ा चैप्टर है, सर पढ़ भी लेंगे एंड टाइम पे तो कैसे याद रहेगा। तो कोई बात नहीं ना यार, थोड़ा रिस्क लेकर के इसके क्वेश्चंस करके चले जाओ, क्योंकि यार वेटेज बहुत अच्छा है। पिछले सालों के पेपर का मैंने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से करीब 12 से 20 नंबर के क्वेश्चन इसके बीच में बन जाते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत इस पर करनी पड़ेगी, है ना। ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर बच्चों कारो हर बार आ रहा है, तो वो करके जाओ, और देन रिस्क असेसमेंट अपने को करना चाहिए। अब थर्ड प्रायोरिटी में अपने पास में एक बड़ा चैप्टर आ जाता है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ पार्ट बहुत अच्छे हैं। जैसे आज होटल का ऑडिट करना है, स्कूल का ऑडिट करना है, कॉलेज का, एनजीओ का, तो काफी सिमिलर पॉइंट्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं, वो तैयार करो। गवर्नमेंट ऑडिट, एलएलपी हो गया, लीजिंग कंपनी का बच्चों पिछले हर बार से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि लीजिंग कंपनी पे आ ही रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट आप तैयार कर लो, ये करना चाहिए। और देन बैंक का ऑडिट फिर सबसे एंडिंग में 3 से 7 नंबर का ही आ रहा है। आप लोग वेटेज देख सकते हो, जो पिछले पेपर्स का आईसीए ने भी वेटेज दे रखा है, लेकिन मैंने साथ में एनालिसिस भी किया कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ओवरऑल इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों बनते हैं, तो अपन लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर इनको और इसको रख सकते हैं अपन लोग। तो ऐसे आप कुछ प्लान करके अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं बच्चे लोगों, ये मेरा सजेशन आप लोगों को रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे लोगों, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो यार क्वेश्चन को देख करके एकदम स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं कि अपन घबरा गए यार कैसे होगा क्या होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है एम मोटर्स लिमिटेड इज अ लीडिंग इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर विद मैनी ऑफरिंग अक्रॉस कमर्शियल पैसेंजर एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल. Company is pioneering India electric vehicle transition and enjoy considerable advantages. One of the fastest growing automobile market. अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया तो भाई लगा यार पूछ क्या रहा है. GR Associates have been appointed auditor for financial year इतना, JNK newly appointed हैं, they are part of engagement team. अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. However, they are confused. उनका परसेसिव है कि ऑडिट इज ए गारंटी. ये वर्ड पढ़ते आपको कुछ कुछ समझ में आना शुरू होगा बच्चों. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे ही अपने मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही करता है. आखिरी लाइन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे गए हैं और आपको अपने आंसर में ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है और उसका पूरा एनालिसिस देना है. ऐसे आप लोगों को आंसर में हेल्प मिल जाएगी. बात समझ में आ रही है आपको? तो क्वेश्चन देखते ही ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे लोगों कि भाई कैसे होगा क्या होगा, हमसे तो ना हो पाएगा. बच्चे लोगों सब आप लोगों से हो जाएगा. बस करना क्या है आप लोगों को, जैसा मैंने कहा कि क्वेश्चन की लास्ट लाइंस तक पहुंच जाना, तो आप लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से चीजें पता लग जाएंगे, है ना. देखो जैसे एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं आपके लिए, जैसे ऑडिट स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन अपना है चैप्टर नंबर 2 से, है ना,
जस्ट एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन एक अपना है, सितंबर 24 में आया हुआ है। इसमें लिखा है कंपनी है अपॉइंटेड एमिनेंट कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिटर फॉर 24-25 सीए एंड द एंगेजमेंट पार्टनर कंप्लीटेड द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट आते ही कई बार अपना दिमाग चलेगा कि क्या पता चैप्टर 3 का क्वेश्चन हो। However, is considered about the management of HR to be employed to conduct the audit. For this purpose, he wants to establish strategy for setting the scope, timing and direction of the audit. अब बच्चे लोगों, थोड़ा सा आपका दिमाग यहाँ पे चल जाना चाहिए, है ना, कि यार स्ट्रेटेजी पूछ ली है, साथ में एसटीडी भी दे दिया है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, यहाँ पे आके आप कंफर्म हो गए। अब स्ट्रेटेजी में भी हमको नहीं याद आ रहा है सर, स्ट्रेटेजी में तो काफी सारे पॉइंट्स थे। ये क्वेश्चन किस पॉइंट के ऊपर है? डिस्क्राइब हाउ द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, है ना, विल असिस्ट द। अब देखो, जैसे ही डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आया, आपके सीधे दिमाग में पॉइंट क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ, ये तो वो वाला पॉइंट है जहां डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज अपन करते हैं, किन को कौन से एरिया में करना है, हाई रिस्क एरिया वाला पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स मैटर वाला अपना पॉइंट है ना, और बजटेड आवर्स कितने होंगे, फिर हम लोग कहाँ पे ऑन साइड ऑफ साइड हमारा कम जो भी फीडबैक है वो जाएगा, है ना, ब्रीफिंग डीब्रीफिंग कहाँ होगी, वो वाले पॉइंट्स एकदम से आपको ध्यान आ जाएंगे। तो ढंग से पढ़ना, लास्ट की 2 लाइनों में जब पहुंचोगे ना तो आप लोगों को आंसर श्योरली मिल जाएगा। तो बच्चे लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल छोटा सा और आपको मैं दे देता हूं, तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई ये बात तो सही है। जैसे मैं चैप्टर नंबर 4 पे आया बच्चे लोगों, 4 का एक क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया, अब हमने कहा ग्रेप लिमिटेड प्रेजेंटेड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल 2024, इट्स ऑडिटर फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। द ऑडिटर व्हाइल कैरिंग आउट द ऑडिट स्टार्टेड, ये देखो, कंपेयरिंग वेरियस आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर अंडर ऑडिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अब आपसे पूछा कि भाई व्हाट इज ऑडिटर ट्राइंग टू अचीव बाय कंपैरिजन। तो हमने कहा भाई एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन है तो कंपेयर कर रहा है, और फिर आपको उससे रिलेटेड पॉइंट्स अपने आंसर में डालने पड़ेंगे। तो ऐसे जब आप प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत प्रॉपर तरीके से लिख भी पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी मेरी आप लोगों के लिए, छोटा सा क्रिस्प वीडियो इसलिए बनाया आप लोगों के लिए ताकि पता रहे कि एग्जाम हॉल में कैसे पेपर करना है, घबराना नहीं है। एमसीक्यू से भी नहीं घबराना है बच्चों, अभी तो एमसीक्यू से डर बहुत जबरदस्त है बराबर से, तो उससे भी नहीं घबराना है। और पेपर को देख करके, आप चूंकि अपने पास पुराना एक्सपीरियंस है, एक फर्स्ट ग्रुप जिन्होंने भी दिया रहेगा या सुना तो रहेगा ही रहेगा आपने, तो हम एक बार बैलेंस चेक कर लेंगे कि भाई कौन सा पार्ट कितना लग रहा है अपने को, उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि अपने को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए जी, तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कल, एक बहुत खास सेशन में आप लोगों से मिलूंगा मैं वापस से, ठीक है। तब तक के लिए बच्चे लोगों जुड़े रहिए चैनल के साथ में, है ना। और बढ़िया यहाँ पे ऑडिट के मैराथन से आकाश सर लेकर के आने वाले हैं, तो उसमें आप लोगों को बढ़िया तैयारी होने वाली है। मैं आप लोगों से कल के सेशन में वापस मिलूंगा, तब तक के लिए बढ़िया तैयारी करना बच्चों, ऑल दी बेस्ट।